अगर आज आप कोई भी घर खरीदते हैं जी और लोन लेते हैं तो उसके साथ में आपको एक एसआईपी शुरू करना चाहिए। ओके आपका जो भी ईएमआई का अमाउंट है उसका केवल 15% अगर आप एसआईपी शुरू करेंगे जी तो वो 15% इतनी कैपिटल जनरेट कर देगा, जब तक आप ईएमआई पे करते रहेंगे इतनी कैपिटल जनरेट कर देगा कि आपका ब्याज भी निकल आएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी फ्री हो जाएगी। महंगा फोन चाहिए या गाड़ी चाहिए या घर चाहिए, वो आज के टाइम में मिलना बहुत इजी है ईएमआई के थ्रू। लेकिन ईएमआई के थ्रू हमारे पास बहुत सारा इंटरेस्ट का बर्डन भी आ जाता है, यानी कि जो चीज आपकी 10,000 की है वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 20,000 की पड़ती है। लेकिन एक ऐसा छोटा सा सोल्यूशन है उसके साथ में ही जो आपकी इंटरेस्ट को रिवर्स कर सकता है या ऑलमोस्ट आपकी पूरी परचेजिंग को ही जीरो वैल्यू पे ला सकता है। तो क्या है वो सोल्यूशन, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जिन्हें 23 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने 10,000 लोगों को हेल्प किया है ट्रेडिंग में और उनके वेल्थ क्रिएशन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो एवरीवन। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं इतना टाइम चेंज हो गया है, इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है, लोग नई गाड़ी, नया घर, नया फोन बहुत जल्दी जल्दी अपडेट करते हैं बिकॉज क्योंकि अब महंगी से महंगी चीजें उन्हें ईएमआई पे मिल रही हैं। तो उनके लिए बहुत ईजी है कि कम अर्निंग्स में भी वो लग्जरी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को लगता है कि ये लाइबिलिटी वो अपने पर बढ़ा रहे हैं। सर, ये कितना उनके लिए बेनिफिशियल है? क्या वो जो सच में चीजें खरीदते हैं, क्या वो सच में उनके लिए एसेट्स हैं या नहीं है? देखिए, जितनी चीज़ों की आपने बात करी वो कहीं तो एसेट जाती हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी हैं। जैसे कि आपने फ़ोन की बात कही कि आप महंगा फ़ोन ले आते हैं। आज की डेट में नए नए यंग जनरेशन के बच्चे जो जॉब करना स्टार्ट करते हैं वो फ़ोन खरीद लाते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि भाई 20,000 रुपये की सैलरी है और उन्होंने आईफोन खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का, और अब वो 20,000 में से 10,000 रुपये हर महीने ईएमआई जा रहा है, उनका कट रहा है। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि स्टैंडर्ड बढ़ गया उनका आईफोन यूज़ करके। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, उसका क्रेज कितने दिन तक रहेगा या कितने घंटों तक रहेगा? जब आपके हाथ में आईफोन आएगा तो उसके बाद आप 2-4 लोग दोस्तों यारों को आप फ़ोन कर सकते हो कि मैंने आईफोन खरीद लिया। ठीक है, उसमें आपकी बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी कि हाँ भाई, अगले बंदे ने आईफोन खरीद लिया, बहुत पैसे वाला है। लेकिन उसके बाद क्या? आपको यूज़ तो वही 4 चीज़ें करनी है ना। जी सर। भाई, आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, आपको फोटोज क्लिक करने हैं और सोशल मीडिया आपको यूज़ करना है। यही बेसिक 4 चीज़ें हैं फ़ोन यूज़ करने। और तो और सर, जैसे ही आईफोन में तो स्पेशली नया वर्जन आया नहीं, आपको तो ये फील होने लग जाएगा कि मेरे पास तो पुराना फोन है। एग्जैक्टली, ये चीज बहुत इसके अंदर वो है, चल रही है अभी। तो ये सारी चीज़ों में ही होता है। आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं बिकॉज आपको एक साधन मिल गया है, ईएमआई। जी, ईजी है मनी को स्पेंड करने का तरीका, और इससे कंपनी बहुत फ़ायदा उठा रही है। इंडिया में खास तौर से परचेजिंग पावर इसी वजह से बढ़ गई है और यहाँ पे इंडिया को कंजम्पशन हब इसीलिए कहा जाने लगा है। तो मेरे हिसाब से तो ये लाइबिलिटीज़ हैं, बिकॉज अगर आज आपने 1.5 लाख का कोई फ़ोन लिया है और 2 दिन बाद भी आप उसे बेचने जाओगे तो वो क्या 1.5 लाख का नहीं बिकेगा? सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं बिकेगा। तो जी। ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए जो आज आप कम भाव पे ला रहे हो और कल आपकी महंगे भाव में बिक जाए। जी, तो सर बेसिकली हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो लोग वहाँ पे डरते हैं। जी। तो हम कंपेयर करेंगे ईएमआई वर्सेस एसआईपी। तो पहला फैक्टर सर, फियर फैक्टर, कि दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो फियर फैक्टर किस में कितना है? देखिए, लोगों का सोचना है कि ईएमआई में कोई फियर फैक्टर नहीं है। जी। लेकिन जैसा कि आप गाड़ी खरीदने की बात करते हो या घर खरीदने की बात करते हो या कोई भी XYZ चीज़ खरीदने की बात करते हो, तो जैसे कि हम घर खरीदने की बात करते हैं। जी। अगर घर आपने खरीदा ईएमआई पे, ठीक है, और 3 महीने तक आप ईएमआई मत दो, तो क्या वो घर आपका रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल। बैंक आ जाएगा ना उसे जी, होल्ड करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से गाड़ी खरीदने पे अगर आप 3 महीने तक गाड़ी की ईएमआई पे नहीं करेंगे जी, तो बैंक उठा लेगा ना गाड़ी। बिल्कुल सर। तो आपकी लायबिलिटी तो है ही खड़ी हुई, वो आपको पे करना ही करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इसके अगेंस्ट में मैं आपसे कहूँ कि आप एसआईपी कर लो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो, तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में क्या होगा भाई? अगर आपके पास में पैसे नहीं है, बाई एनी चांस आप वो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जो आपकी पुरानी एसआईपी चल रही है या जो भी आपने फंड इकट्ठा किया उस पर कोई हिट आने वाला है आपको? उस पे तो मार्केट के हिसाब से रिटर्न जनरेट होने ही वाला है ना। जी। बस यही तो होगा कि ये
जो SIP है ये हमारे अकाउंट से डेबिट नहीं है और इन्वेस्ट नहीं है, इसमें हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारी पूरी SIP इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई डेंट आने वाला है, उस पर कोई डेंट नहीं। बेसिकली सर इन्वेस्टमेंट्स को लेके लोगों को डर जो होता है ना कि हमारा पैसा डूब ना जाए या मार्केट में ये कंपनी ना भाग जाए, तो वो डर और सर EMI का डर क्या वो इक्विवेलेंट है? जैसे कि अगर हम, आपने बोला अभी सर, अगर कोई इंसान 10 साल तक कोई अपना लोन पे कर रहा है और बाय एनी चांस वो वहां पे नहीं भर रहा तो उसका तो 10 साल का गया, लेकिन अगर 10 साल तक SIP भर रहा है तो वो तो नहीं जाएगा ना उसका। वो तो बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप EMI पे नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी उठाई जा सकती है, आपका घर कब्जा किया जा सकता है, बट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो तो इंटैक्ट रहेगी, वो तो रिटर्न जनरेट करेगी ही करेगी ना आपको। और बेसिकली देखिए जहां तक आप फियर की बात करते हो तो आप एक बात बताओ, आप एक घर लोन पे लेते हो या एक आईफोन ही लोन पे लेते हो, आपने 1.5 लाख रुपए का आईफोन लोन पे ले लिया, ठीक है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हो तो वो क्या करेगी, बैंक ऑक्शन करेगी उसको, और वो ऑक्शन करने पे आपका फोन कितने में बेचेगी, 70-75 हजार में, अगर वो नया ही है और अच्छी कंडीशन में 70-75 हजार में बेचेगी ना। लेकिन क्या आपको लगता है स्टॉक मार्केट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 50-60% तक करेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं अपने 23 साल के करियर में मैंने आज तक केवल 2 बार देखा है जब 50% के आसपास मार्केट क्रैश हुई है, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर कर गई है। बट द थिंग इज कि ऐसा सिनेरियो आउटप्ले होता ही नहीं। आपको करेक्शन अगर फेस करना भी पड़ेगा, आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो पे अगर डेंट लगता भी है तो 10-12-15% का लग सकता है, इससे बड़ा डेंट नहीं लग सकता। लेकिन EMI के केस में तो आपको बहुत तगड़ा डेंट लगेगा, क्योंकि आपने जितने पैसे दिए वो तो चले गए बैंक के पास, चीज भी चली गई और चीज भी चली गई हमारे पास। जी। और अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो EMI वर्सेस SIP में सर दोनों में से लायबिलिटी कौन है और एसेट कौन है? सिंपल सी बात है, EMI आपकी लायबिलिटीज पे करने के लिए बनी हुई है, इसलिए वो लायबिलिटी है, और SIP आपकी एसेट बिल्डअप कर रही है, आपके लिए वेल्थ क्रिएशन कर रही है, तो वो एक एसेट है। आप अल्टीमेटली, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि कोई चीज़ आज खरीद रहे हो और उसकी वैल्यू कल जाके वो बढ़ रही है तो वो आपके लिए एसेट है, और अगर आज कोई चीज़ खरीद रहे हो उसकी वैल्यू घट रही है आगे जाके 1 साल 6 महीने 2 साल में, तो वो क्या है, वो लायबिलिटी आपके लिए। सर बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी लोग ऐसा नहीं मानते, उन्हें लगता है कि घर तो आके आने वाला है, इसकी वैल्यू तो बढ़ने ही वाली है ना। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, घर की वैल्यू बिल्कुल बढ़ती है, मैं मानता हूँ इस बात को। बट द थिंग इज कि अगर आप रेंटल कॉस्ट को और रेजिडेंशियल कॉस्ट को जो किसी ने अपना ओन कर रखा है उसको आप कवर करेंगे तो आप अल्टीमेटली यही देखेंगे कि जितना आप रेंट में पे कर रहे थे उतना तो आपको मेंटेनेंस में लग ही जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया है और उस पर आपने EMI करवा रखा है तो आप 20 साल तक पे कर रहे हो उसको, ठीक है, 1-1 लाख रुपए पे करके, तो 1 करोड़ की जगह लगभग आपको 2.25 करोड़ पे करना पड़ता है, तो आपको वो महंगा ही पड़ा। और अगर 20 साल में मैं बात करूं तो जो इंडेक्स इंडिया में चल रहा है प्रॉपर्टीज के लिए, तो वो ये बताता है कि अगर 2001 में कोई प्रॉपर्टी किसी ने ली थी तो 2020-21 पे वो प्रॉपर्टी 4 गुना से बढ़ी, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ हुई। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल में आपने EMI पे किया है तो 2.25-2.5 करोड़ तो आपने पे ही कर दिया, उसके बाद में आपको 4 करोड़ मिल रहा है तो इट इज नॉट अ बिग डील, हमें तो डबल ही मिला, डबल ही मिला जी। तो ये फर्क है। और इसके अलावा सर तीसरा फैक्टर आता है SIP वर्सेस EMI में, कंट्रोलिंग फैक्टर। सर द कंट्रोल हमारे हाथ में कौन सी चीज ज्यादा कंट्रोलेबल है, EMI या SIP? देखिए जहां तक बाहरी चीजों की बातें होती हैं तो वहां पे अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो EMI में तो बैंकर का कंट्रोल है, अगर आप EMI बना रहे हो किसी भी चीज के लिए तो आपका बैंकर है, अगर वो फ्लोटेड रेट आपको दे रहा है तो वो आप कंट्रोल कर रहा है कि जैसे जैसे मार्केट में रेट हाइक हो रहा है तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, और जैसे जैसे घट रहा है तो इंटरेस्ट आपको कम पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम SIP की बात करें या किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये तो हमारा जजमेंट है और हमारे पैसे हैं कि हमें कितना पैसा कहाँ लगाना है, तो जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारे हाथ में रहती है। एक बार आपने EMI बनवा ली तो वो कंट्रोलिंग हमारे हाथ से चली जाती है, और वो तो अकॉर्डिंग टू द बैंक या अकॉर्डिंग टू द फाइनेंसर आपको चलना पड़ता है। और SIP करिए तो उसको हम अपने हिसाब से सर कभी भी ऊपर नीचे एज पर योर SIP इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल थिंग। अभी आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हो, कल को आपको मूड किया, आपने कहा कि मेरे पास पे तो पैसे बच रहे हैं, हम 15,000 की शुरू कर देते हैं।
अब मान लीजिए आप 15,000 की कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है और 15,000 की करना सही नहीं है, तो नहीं मैनेज हो पा रहा तो उसे घटा के 12 कर लिया, 10 कर लिया, जो भी अमाउंट करना है वो कर लिया। यानी कि ऑल ओवर ईएमआई पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और एसआईपी हम अगर और फैक्टर्स की बात ना करें, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे हाथ में है कि हमें कितना करना है या नहीं करना है। ईएमआई की तो अमाउंट फिक्स होगी ना, आपको इतना मिनिमम पे करना ही करना है। जी सर। तो सर अगर हम एक लास्ट पॉइंट की बात करें कि एसआईपी का बेनिफिट ओवर द ईएमआई, क्या हम ईएमआई का जो एडवर्स इफेक्ट है हमारी लॉन्ग टर्म में हमारी सेविंग्स के ऊपर या जो भी हमारी कैपिटल है उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्या उसे हम एसआईपी के थ्रू कुछ कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आज आप कोई भी घर खरीदते हैं जी। और लोन लेते हैं तो उसके साथ में आपको एक एसआईपी शुरू करना चाहिए। Okay. आपका जो भी ईएमआई का अमाउंट है उसका केवल 15% अगर आप एसआईपी शुरू करेंगे जी, तो वो 15% इतनी कैपिटल जनरेट कर देगा, जब तक आप ईएमआई पे करते रहेंगे इतनी कैपिटल जनरेट कर देगा कि आपका ब्याज भी निकल आएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी फ्री हो जाएगी। ओके। तो अगर आपकी 1 लाख रुपए की ईएमआई है तो आपको 15,000 रुपए की महीने की एसआईपी साथ में करना चाहिए टू रिकवर अप ऑल द कॉस्ट ऑफ लोन। जी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ ईएमआई पे ले रहे हैं तो साथ में अगर छोटा सा एसआईपी शुरू करते हैं तो हम उसके इंटरेस्ट से फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जाना वीडियो में कि ईएमआई वर्सेस एसआईपी में सर ने जो चीज़ें बताई कि ईएमआई के क्या इफेक्ट्स हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ईएमआई पे आप कोई चीज़ ना ले, वो आपकी करंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसे भले ही ईएमआई पे लें, लेकिन उसके साथ में अगर आप एक एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो ईएमआई के जो भी इंटरेस्ट इफेक्ट्स आपकी इनकम पे आने वाले हैं वो आपको नहीं पड़ेंगे और आपकी चीज़ें आपको उतनी ही वैल्यू की पड़ेंगी और शायद आगे जाके वो फ्री भी हो जाए उस एसआईपी के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए। हम एवरी वेडनेसडे सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाउ वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टिल देन, इन्वेस्ट वाइज एंड वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।